हिमपुर गांव में सर्दियों की रातें किसी सजा से कम नहीं होती थीं, लेकिन किशोर के घर के अंदर आग जल रही थी। दुर्भाग्य से ये आग ठंड भगाने के लिए नहीं, बल्कि एक साजिश को अंजाम देने के लिए थी। सुनिए, अब बहुत हो गया। राशन का डिब्बा देखा है आपने? आधा खाली हो गया है। उन दोनों को खिलाते खिलाते हम सड़क पर आ जाएंगे। आपकी भाई की बेटियां हैं तो क्या हुआ? क्या हम अपना पेट काट कर उन्हें पालेंगे? जानता हूँ विमला, जानता हूँ। सोमेश ने मरते वक्त कहा था कि खेत की उपज से इनका खर्चा निकल जाएगा, लेकिन इस बार बर्फबारी ने सारी फसल बर्बाद कर दी। अब ये दोनों लड़कियां मेरे लिए सिर्फ बोझ हैं। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आज रात ही फैसला कर लीजिए। या तो वो दोनों इस घर में रहेंगी या हम। अगर वो रहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज रात ही इस किस्से को खत्म करता हूँ। वैसे भी वो पुरानी गौशाला खाली पड़ी है। वहां रहें, जिएं या मरें, मेरी बला से। रिया और सिया कोने में बैठी कुछ पुरानी किताबें पढ़ रही हैं। तभी किशोर और विमला वहां आ धमकते हैं। रिया, सिया, बाहर निकलो अभी के अभी। क्या हुआ चाचा जी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? अरे तुम दोनों का पैदा होना ही गलती थी। मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो, अब हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए एक दाना नहीं है। चाची जी, ऐसा मत कहिए। हम कम खा लेंगे। मैं कल से 2 की जगह 1 ही रोटी खाऊंगी। पर हमें घर से मत निकालिए। बाहर बहुत ठंड है, हम जम जाएंगे। नाटक बंद करो। मैंने पंचायत को भी बोल दिया है कि मैं अब तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। निकलो यहाँ से। चाचा जी, पिताजी के जाने के बाद आप ही हमारे पिता समान हैं। अगर आप ही हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस तूफानी रात में तो जानवर भी बाहर नहीं निकलते। हम पर थोड़ी दया कीजिए। दया? दया से पेट नहीं भरता। वो गांव के आखिरी कोने पर जो हमारी पुरानी टूटी झोपड़ी है, वो आज से तुम्हारा महल है। जो करना है वहां करो, बस मेरी आंखों के सामने मत आना। किशोर ने दोनों के कुछ कपड़े आंगन में फेंक दिए और उन्हें धक्के मारकर गेट से बाहर कर दिया। दोनों बहनें कपड़ों की पोटली उठाए बर्फ में कांपते हुए चल रही थीं। बाहर का तापमान 0 से नीचे था और उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। दीदी, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। मुझसे और नहीं चला जा रहा। क्या हम सुरेश काका के घर मदद मांग सकते हैं? कोशिश करते हैं सिया, शायद कोई दरवाजा खुल जाए। वे एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। सुरेश काका, काका दरवाजा खोलिए, हम रिया और सिया हैं। अरे जाओ यहाँ से। किशोर भाई ने मना किया है तुम्हें पनाह देने से। मैं उनसे दुश्मनी नहीं ले सकता। भागो यहाँ से। दीदी, अब क्या होगा? कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तू हिम्मत मत हार छोटी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई खिड़की जरूर खोलता है। चल, हम उस पुरानी गौशाला की तरफ चलते हैं। कम से कम सिर के ऊपर छत तो होगी। वे गौशाला पहुंचती हैं। वहां मकड़ी के जाले और छत से जगह जगह पानी टपक रहा होता है। वो गौशाला रहने लायक नहीं थी, लेकिन उस रात उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रिया ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। सिया देख, वहां कोने में कुछ सूखी घास और पुराने बोरे हैं। हम उन्हें साफ करके बिस्तर बना लेंगे। तू डरना मत। दीदी, यहाँ तो बहुत हवा आ रही है। अब नहीं आएगी हवा। आओ, हम दोनों एक दूसरे से सट कर बैठते हैं। शरीर की गर्मी से ठंड कम लगेगी। दोनों बहनें फटे पुराने कंबलों में सिमट कर बैठ जाती हैं। सिया रोती हुई बोलती है, मुझे माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है दीदी। अगर वो होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। याद है माँ क्या कहती थी? बहादुर बच्चे कभी रोते नहीं, वो रास्ता ढूंढते हैं। सो जा सिया, कल का सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। मैं वादा करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। सिया धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन रिया जागी रहती होती है, आंखों में चिंता और आंसुओं के साथ। सुबह हो चुकी थी। अब मौसम थोड़ा साफ था, लेकिन ठंड अब भी बरकरार थी। सिया को भूख लगी और उसने कहा, दीदी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भूख लगी है।
मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। तू यहीं रुकना, कहीं जाना मत। रिया गांव के रास्ते पर जाती है। वहां उसे एक पेड़ के नीचे रामनाथ काका बैठे मिलते हैं। बाबा। अरे रिया बिटिया, तुम यहाँ? और तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम तो कांप रही हो। बाबा, चाचा जी ने हमें कल रात घर से निकाल दिया। हम उस पुरानी गौशाला में रह रहे हैं। सिया बहुत भूखी है। क्या सोमेश के भाई ने ऐसा किया? धिक्कार है ऐसे इंसान पर। सोमेश मेरा बचपन का यार था। उसकी बेटियों के साथ ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। रामनाथ काका तुरंत उठे। वो अपने घर से गर्म दूध, रोटियां और कुछ ऊनी कपड़े लेकर रिया के साथ गौशाला पहुंचे। खाओ बेटियों, आराम से खाओ। आज से तुम खुद को अकेला मत समझना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। काका, आप बहुत अच्छे हैं। हमारे अपने चाचा ने तो हमें पानी तक नहीं पूछा। बेटा, खून के रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं होते, दिल से होते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारे पिता सोमेश ने ये सारी जमीन, जिस पर ये गौशाला और पीछे का बंजर खेत है, तुम्हारे नाम की थी। लेकिन किशोर ने चालाकी से उपजाऊ खेत तो ले लिए, पर ये बंजर हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा ये किसी काम का नहीं है। इसका क्या मतलब बाबा? ये जगह तो किसी काम की नहीं है। समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती बिटिया। तुम बस सब्र रखो और यहाँ हिम्मत से रहो। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। 4-5 दिन बीते जाते हैं। रिया और सिया दोनों मिलकर गौशाला को थोड़ा रहने लायक बना लेते हैं। अगली सुबह एक कार धूल उड़ाते हुए गौशाला के सामने आकर रुकती है। उसमें से अमित बाबू और एक सहायक उतरता है। उसके हाथ में एक नक्शा होता है। हाँ, नक्शे के हिसाब से यही वो जगह है। बिल्कुल सही लोकेशन है। उनकी आवाज सुनकर रिया और सिया बाहर आती हैं। जी कौन है आप लोग? क्या चाचा जी ने आपको भेजा है हमें यहाँ से भी निकालने के लिए? नहीं बेटा, डरो मत। मैं अमित हूँ, सरकारी सर्वेयर। क्या ये जमीन और ये पुराना स्ट्रक्चर तुम्हारे परिवार का है? तभी रामनाथ काका वहाँ दौड़ते हुए आते हैं। हाँ साहब, ये जमीन इन बच्चियों के स्वर्गीय पिता सोमेश की है। अब ये इनके नाम पर है। कागजात मेरे पास सुरक्षित हैं। लेकिन बात क्या है? काका, खुशखबरी है। सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक बड़ा हाईवे निकाल रही है, जो शहर को सीधा पहाड़ों से जोड़ेगा। और इंजीनियरिंग नक्शे के मुताबिक ये हाईवे ठीक इसी जमीन से होकर गुजरेगा। तो क्या आप हमारा घर तोड़ देंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? अरे नहीं गुड़िया, सरकार जब जमीन लेती है तो उसका चौगुना मुआवजा देती है। इस बंजर जमीन और पुरानी गौशाला की कीमत के बदले सरकार ने 60 लाख रुपए और शहर में पुनर्वास योजना के तहत एक पक्का फ्लैट देने का प्रस्ताव पास किया है। 60 लाख? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जिसे किशोर ने कचरा समझकर फेंक दिया, वो सोना निकल आया। जी हाँ, बस कुछ कागजी कार्रवाई करनी होगी और अगले हफ्ते तक चेक और फ्लैट की चाबी आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये खबर किशोर और विमला को पता चलती है, वो दोनों बेचैन हो जाते हैं। हाय, मैं मर गई। 60 लाख? वो दोनों कल की छोकरियां करोड़पति बन गईं और हम यहाँ चंद रुपयों के लिए रो रहे हैं। शांत हो जा विमला, अभी बाजी हाथ से नहीं निकली है तो वो मेरी ही भतीजी ना। अभी भी उनकी कानूनी उम्र कम है। मैं उनका गार्जियन बन सकता हूँ। बस थोड़ा प्यार का नाटक करना होगा। तो चलो जल्दी, इससे पहले कि वो चेक उनके हाथ लगे, हमें उन्हें वापस घर लाना होगा। रिया और सिया अपना सामान बांधकर रामनाथ काका के साथ जाने के लिए तैयार होती है। तभी किशोर और विमला दौड़ते हुए आते हैं। किशोर नकली आंसू बहाते हुए बोलता है, हो मेरी बच्चियों, रिया, सिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शैतान सवार हो गया था मुझ पर। हाँ बेटी, घर चलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। वो घर तुम्हारा ही तो है। अब हम सब साथ रहेंगे, जैसे एक खुशहाल परिवार। दूर रहिए चाची जी। रुक जाइए वहीं, आगे मत बढ़िएगा। अरे बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। खून तो खून होता है। अब तुम्हारे पास इतना पैसा आ रहा है, तुम्हें संभालने के लिए बड़ों की जरूरत पड़ेगी। लाओ, वो कागज मुझे दे दो।
मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, तो अब आपको रिश्ता याद आया? जिस रात हम ठंड में ठिठुर रहे थे, जब हम भूख से तड़प रहे थे, तब आपका ये खून कहाँ गया था? तब हम आपके लिए बोझ थे। आज हमारे पास पैसा है तो हम बेटी बन गए। बेटी, बड़ों को ऐसे जवाब नहीं देते। गलती तो इंसान से ही होती है ना। खामोश विमला। गलती नहीं, तुमने पाप किया था और पाप की माफी नहीं, सजा मिलती है। किशोर, अब इन बच्चियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है और खबरदार जो अब इनके आसपास भी दिखे। मैंने पुलिस को सारी बात बता दी है। अगर तुमने इन्हें परेशान किया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हम तो बस। चले जाइए यहाँ से चाचा जी। हमारे लिए आप उसी दिन मर गए थे जिस दिन आपने हमें इस घर से निकाला था। हमारा असली परिवार रामनाथ काका है, जिन्होंने बिना किसी लालच के हमें सहारा दिया। किशोर और विमला का चेहरा शर्म और अपमान से काला पड़ गया। गांव के और भी लोग जमा हो गए थे और उन पर थू थू कर रहे थे। लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। वो दोनों सिर झुकाकर वहां से चले गए। दीदी, इस टूटी झोपड़ी ने हमारी किस्मत बदल दी ना? झोपड़ी ने नहीं सिया, हमारे सब्र और रामनाथ काका के आशीर्वाद ने किस्मत बदली है। चलो बेटियों, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमेशा ऐसे ही नेक और बहादुर बने रहना। तीनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होते हुए शहर की ओर निकल जाती है। पीछे वो गौशाला छूट जाती है जो अब सुनहरी धूप में चमक रही है। कहते हैं, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो नीयत साफ रखते हैं, ईश्वर उनकी झोली खुशियों से भर देता है। रिया और सिया ने साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके पास दिल है।